तो अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया है जिसका आप सब लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। जो भी स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं और जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखते हैं, उन सबको पता होगा कि मैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की बात कर रही हूँ। हाल ही में उसका नोटिफिकेशन आया है और उसमें एग्जाम डेट भी मेंशन है कि 2 अगस्त को आपका ये एग्जाम होने जा रहा है। तो मैंने पूरी कोशिश की और मैंने मैंने ये सोच लिया था कि मैं ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पे पकड़ के लेके आ जाऊँ, जो आपको इस एग्ज़ाम के बारे में सारी जानकारी दे दे, ए टू ज़ेड नॉलेज आपको इसके बारे में बताए। तो आज हमारे साथ समृद्धि दीदी हैं, जिन्होंने एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2022 को क्वालीफाई किया है और ना सिर्फ क्वालीफाई किया है, उन्होंने ओबीसी विमेन कैटेगरी में रैंक 1 हासिल की है। समृद्धि दी मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से आती हैं और अभी वर्तमान में वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक उनकी पूरी जर्नी को पहुंचाएंगे और उनकी क्या स्ट्रेटजी रही पूरे एग्जाम को लेके। शुरू से लेके एंड तक हम सारे पहलुओं पर बात करेंगे और जानेंगे उनकी क्या पूरी स्ट्रेटजी रही, उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की, उन्होंने क्या-क्या रिसोर्सेज को फॉलो किया। सारी चीज़ों को हम एक-एक करके समझेंगे। सबसे पहले तो दीदी मैं आपको फिर से बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगी, बहुत-बहुत बधाई ये सफलता हासिल करने के लिए और हमारे इस छोटे से प्लेटफ़ॉर्म पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दीदी सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि जब आपने रिज़ल्ट देखा और अपना नाम उस लिस्ट में देखा तो आपको कैसा महसूस हुआ? थैंक यू सो मच प्रज्ञा। हुआ ये था दरअसल कि मेरा रिजल्ट मैंने देखा नहीं था। हुँ। लगभग 2-3 दिनों से लगातार एमपीपीएससी के द्वारा रिजल्ट अलग-अलग विषयों के रिजल्ट जारी हो रहे थे। मुझे सब मुझसे पहले मेरा रिजल्ट मेरी दीदी ने देखा हुआ था, तो उनका कॉल आया और जब मैंने सुना तो बहुत इमोशनल थी और वो सारे इमोशंस वो 1 सेकंड में शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सारी जर्नी रिकॉल हो जाती है, तो हुँ। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी रहा। हाँ, तो आपकी दीदी ने आपका नाम देखा। दीदी आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही और आपने ग्रेजुएशन अपना कहाँ से किया? पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया? इस बारे में आप बताइए। प्रज्ञा मेरी स्कूलिंग बालाघाट जिले के ही गवर्नमेंट स्कूल से रही है। उसके बाद मैंने इंदौर का गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज जो है वहाँ से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में ही मास्टर्स किया है बीएचयू से और अभी मैं वर्तमान में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रही हूँ। दीदी जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट स्कूल से आपकी स्कूलिंग स्टार्ट हुई थी, वहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई। तो गवर्नमेंट स्कूल से और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पूरा सफ़र कैसा रहा? डेफ़िनेटली बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे जर्नी में, क्योंकि बहुत यहाँ पे भी हम देखते हैं कि सरकारी स्कूल एक वो नाम ही काफ़ी होता है ये जानने के लिए कि क्या कंडीशन रहती है वहाँ के स्टूडेंट्स की, उतना ध्यान नहीं दिया जाता है पढ़ाई पे। तो वहाँ से आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो सफ़र आपने पूरा तय किया, उसकी जर्नी कैसी रही? डेफ़िनेटली बहुत चैलेंजेस रहे होंगे, तो कैसे आपने उन सबको टैकल किया? अ, निश्चित ही क्योंकि जब गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़ रहे होते हैं और वो भी ऐसा गवर्नमेंट स्कूल जो केंद्रीय विद्यालय नहीं है, नवोदय विद्यालय नहीं है या फिर जो बड़े नामी-गिरामी स्कूल है, हुँ, उनमें उनका नाम नहीं हुँ, गिना हुँ, जाता है। तो सबसे पहले तो रिसोर्सेज़ उसके बाद एक्सपोज़र बहुत कम मिलता है। पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आने के बाद यहाँ पर आपको प्लेटफ़ॉर्म्स ज़्यादा मिलते हैं, वो रिसोर्सेज़ ज़्यादा मिलते हैं। तो ये जर्नी क्योंकि मैं स्कूल में तो बहुत एक मतलब जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं या जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में जानी जा उसके रूप में जानी जाती थी। हुँ, लेकिन जब एमए में मैं बीएचयू आई और मैंने देखा सेंट्रल यूनिवर्सिटी और यहाँ पर आपके ही तरीके के और भी बच्चे हैं। हुँ। तो वो मेरे लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग रहा। उसके बाद लैंग्वेज बैरियर्स मेरे साथ रहे, वो उसको कॉप अप करने की ज़रूरत पड़ी। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब नई जगह, नए प्लेटफ़ॉर्म्स या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आपके सामने चैलेंजेस लेकर आती है, तो उनको टैकल करने की वो जो एनर्जी है वो भी मिलती है और उन सारी चीज़ों को सुधार करने के जितने भी वो होते हैं रास्ते प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। होते हैं या रास्ते होते हैं, वो भी वो यूनिवर्सिटी दिखाती है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी रहा। जी, दीदी, क्योंकि अपने आप में एक बड़ी बात है कि एक गवर्नमेंट स्कूल से निकल कर यहाँ तक पहुँचना और फिर इतना बड़ा एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करना, उसमें भी रैंक हासिल करना, तो ये बहुत एक बड़ी बात है। तो दीदी क्या आपने कोई कोचिंग ली थी इसके लिए या फिर आपने सेल्फ स्टडी किया? मैंने सेल्फ स्टडी ही की हुई थी। अच्छा।
तो आपने जैसे इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में आप बता दीजिए एक बार, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, क्या पैटर्न रहता है? ताकि हम फिर उसके अकॉर्डिंग पूरा स्ट्रैटेजी आपकी जान पाएँ, किस तरीके से होता है? तो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम है, सबसे पहले तो जब हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो या तो आपका नेट क्वालीफाई हो। हुँ, अगर नेट क्वालीफाई होते हैं तो आप इस पहली वाली जो एग्ज़ाम होती है, सेट वाली जो एग्ज़ाम होती है, आप उससे एग्ज़ेम्प्टेड होते हैं, फिर आपको मध्य प्रदेश सेट नहीं देना होता हुँ, है। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है और उसके बाद नेट जैसे एग्ज़ाम में आप अभी तक अपीयर नहीं हुए हैं, तो एमपीपीएससी ही सेट के एग्ज़ाम करवाती है, आपको वो सेट के एग्ज़ाम क्वालीफाई करना होता है, इसके बाद जो मेन एग्ज़ाम होती है वो होती है। तो मेन एग्ज़ाम का भी सिलेबस दिया हुआ है कि इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला जो पेपर होता है वो एमपी स्पेसिफिक होता है, दूसरा जो पेपर होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। एमपी के 50 क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्ट के जो 150 क्वेश्चन हैं वो होते हैं। उसके बाद जब हम पैटर्न की बात करें तो 2022 में के बाद 2024 के बाद पैटर्न चेंज हुआ है। अब नेगेटिव मार्किंग भी आ चुकी है। हुँ। नेगेटिव मार्किंग भी आ गई है तो और एक बड़ा चैलेंज ये स्टूडेंट्स के लिए बन चुका है। तो दीदी आप हम पेपर ब्रेक कर लेते हैं और वन बाय वन जान लेते हैं कि आपने किस तरीके से तैयारी अपनी की, क्या-क्या रिसोर्सेज़ आपने रेफ़र किए थे। तो सबसे पहले हम जो एमपी स्पेसिफिक पेपर होता है, उसके बारे में आप बताइए कि आपने कहाँ से उसकी क्या-क्या रिसोर्सेज़ आपने रेफ़र किए थे और कौन-सी बुक्स को आपने रेफ़र किया था और किस तरीके से स्ट्रैटेजी बना के उसकी पढ़ाई आपने की? क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है प्रज्ञा, इसमें बहुत हुँ, ज़्यादा आपको फैक्चुअल तैयार करना होता है, फैक्ट्स आपसे बहुत पूछे जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे एग्ज़ाम के लिए आपके रिसोर्सेज़ जो है वो बहुत लिमिटेड होना चाहिए। हुँ। इस बजाय इसके कि आप 5 अलग-अलग पब्लिकेशन की बुक रेफ़र करें, एक ही किसी पब्लिकेशन की बुक उठाकर उसका 5 ब उसी को बार-बार 5 बार पढ़ें। रिवाइज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। हुँ, तो मैंने जो बुक ली थी वो है परीक्षा धाम पब्लिकेशन की। परीक्षा धाम पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें एमपी का जो सिलेबस है उसकी जो यूनिट 1 है हुँ, जिसमें एमपी की ज्योग्राफी है वो पूरी कंप्लीट हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाता है। यूनिट 2 जिसमें एमपी की ज्योग्राफी है वो उससे पढ़ा जा सकता है। उसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स से क्वेश्चन होते हैं जिसमें नेशनल करंट अफेयर्स होते हैं, स्टेट के करंट अफेयर्स होते हैं, तो उसके लिए भी परीक्षा धाम की एक छोटी-सी बुकलेट आती है। वो बुकलेट है जिसको बच्चे रेफर कर सकते हैं, उससे हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एमपी की जो पॉलिटी है, उसके लिए एग्ज़ामपीडिया एक बुक है वो पढ़ी हुँ, जा सकती है। इसके अलावा एक और यूनिट है आईसीटी की जो यूनिट है। आईसीटी ख़ैर वो क्योंकि जब हम नेट सेट की तैयारी कर रहे होते हैं तो यूट्यूब के जो हाँ, चैनल्स है उससे हमने पढ़ा हुआ होता है या जो हुँ, दूसरी किताबें हैं जो लूसेंट जो होती है उससे भी पढ़ा होता है। अगर वो पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है या फिर अगेन मैं वही कहूँगी कि परीक्षार्थम पब्लिकेशन की एक छोटी-सी आईसीटी की बुक आती है आप वो भी ले सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो पीवाईक्यूज़ ज़रूर सॉल्व करें। तुम हुँ, आईसीटी वाली एक ऐसी यूनिट है क्योंकि उससे 5 ही क्वेश्चन हैं तो पीवाईक्यूज़ जब आप सॉल्व करते हैं, उससे वो कवर हो जाता है। तो पूरा ये तो आइडिया लग पेपर जाता 1 है। का जो सिलेबस है वो इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। हुँ, अच्छा दीदी इसमें क्या करंट अफ़ेयर्स का भी कोई रोल रहता है? हाँ, करंट अफ़ेयर्स पोर्शन आपने कैसे कवर किया? करंट अफेयर्स के लिए मैं जो चीज़ें करती थी वो एक ये था कि एक तो मैंने बुकलेट ली हुई थी। हुँ, तो वो एमपी के जो करंट अफेयर्स है उससे हो जाते थे और उसी में कुछ नेशनल करंट अफेयर्स उसके अलावा जो दूसरे एस्पिरेंट है अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो भी उससे काम चल जाता है। हुँ, इसके अलावा एक और चीज़ की जा सकती है कि मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग का जो पेज है, आप चाहे तो उसको होम पेज पर पेस्ट करके रख लीजिए। कभी भी जैसे 2 दिन में 1 बार या 4 दिन हुँ, में या हफ्ते में 1 बार जाके आप सिर्फ स्क्रॉल करके क्या-क्या न्यू अपडेट जो हुआ है, वो देख सकते हैं। तो वो भी एक बहुत हेल्पफुल रिसोर्स मुझको लगता है। तो इस तरीके से करंट अफेयर्स कवर किए जा सकते हैं। और दी जो पेपर 2 है वो दीदी का पॉलिटिकल साइंस है, मैं आप सभी को बता दूँ दीदी का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, तो उसकी स्ट्रैटेजी आपकी क्या रही? वैसे तो दीदी हम सब लोग ग्रेजुएशन से ही पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ते आए हैं, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा, उसके बाद नेट जेआरएफ का भी प्रिपरेशन करते हैं। तो लेकिन फिर भी आप पूरा एक सिलेबस के हिसाब से बता दीजिए यूनिट वाइज़ आपने कौन-सी यूनिट के लिए क्या-क्या रिसोर्सेज़ को रेफर किया था? कौन-कौन सी बुक्स को आपने रेफर किया था? ताकि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम आने ही वाला है एमपी का, तो जो भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ईज़ी हो जाए ये जानना कि कौन-सी यूनिट के लिए उनको क्या चीज़ रेफ़र करनी है। तो पॉलिटिकल साइंस में जो पहली यूनिट है प्रज्ञा ये थ्योरी की है और इसी में पॉलिटिकल थॉट भी आ जाता है। हुँ,
तो ये तो आप कोई भी बेसिक बुक्स, मैं ये कहूँगी कि चाहे वो बीए लेवल की ही आप क्यों ना उठाएँ, जैसे ओपी गौबा एक हो गई, पुखराज हुँ, जैन है, उनकी आ गई, कुछ बच्चे बेनीवाल सर के नोट्स भी पढ़ते हैं। हाँ, तो रिसोर्सेज़ तो आपके पास बहुत सारे हैं, आप हुँ, अपनी-अपनी जो समझ है उसके अकॉर्डिंग जो आपको ईज़ी लगे, जिसकी लैंग्वेज आपको ईज़ी लगे, वो आप ले सकते हैं। मैंने क्योंकि ओपी गौबा पढ़ी हुई थी, तो वो मेरे लिए ज़्यादा आसान था कि जब मैं रिवाइज़ करूँ तो मैं उसी से करूँ, तो मैंने ओपी गौबा से पढ़ा है। उसके बाद आते हैं यूनिट 2 पर, तो हुँ, इसमें अगेन पॉलिटिकल थ्योरीज़ है और पॉलिटिकल थ्योरी के लिए भी मैं वही कहूँगी कि ओपी गौबा है, हुँ, शेफाली झा है, सुशीला रामास्वामी रामास्वामी, है, बेनीवाल है, हुँ, ये सारे रिसोर्सेज़ हैं जो हम ग्रेजुएशन से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैंने एमपी के जो मेरे लिए ये बहुत अच्छा था कि क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस पहले भी पढ़ा हुआ हुँ, था, तो मैंने ओपी गौबा से ही ये सारी भी यूनिट्स पढ़ी है। हाँ, इसमें एक ये टॉपिक है मिडाइवल पॉलिटिकल थॉट है, जो ज़्यादातर बच्चों को नहीं मिलता है और हुँ, ये नहीं समझ में आता है कि कहाँ से पढ़ा जाए। तो अगर किसी के पास यही जो राजेश मिश्रा है, इसका पुराना वाला एडिशन है, शायद यूट्यूब पे भी इसका एक वीडियो डला हुआ है, बहुत ही कम मिनटों का है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है, उसके नोट्स है, वहाँ से ये टॉपिक पढ़ा जा सकता है। इग्नू के भी नोट्स है शांति हुँ, पर्व के ऊपर, वहाँ से ये पढ़ा जा सकता है। फिर तीसरी यूनिट आते हैं, तो तीसरी यूनिट में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए अगेन मैं कहूँगी कि जो बेसिक बुक है जेसी जौहरी, सीबी हुँ, गेना, यहीं से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। जो मैंने देखा, अगर 2024 का पेपर किसी ने बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया होगा, तो अगर जेसी जौहरी का जो पहला वाला पेज है, हुँ, उसी से उसके प्रश्न बन जाते हैं। अच्छा, हाँ, उसके बाद आते हैं अ, यूनिट 4 पर, जिसमें पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन हैं, तो वो लक्ष्मीकांत हम लोग पढ़ रहे हैं, हाँ, लक्ष्मीकांत से वो पॉलिटी के क्वेश्चंस हो जाते हैं। अ, उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटी के क्वेश्चंस, क्योंकि हम हमेशा से पॉलिटी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अगर जब तक उसके एमसीक्यू सॉल्व ना हो, हाँ, तब तक नहीं क्लियर होता हाँ, है। वो तब तक के बहुत ऐसे इफ़ेक्टिव उसकी तैयारी हुँ, नहीं हो पाती है। फिर आते हैं यूनिट 5 पर, जो जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेनीवाल सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, मैंने वो हुँ, पढ़े हुए हैं। राजेश मिश्रा से भी आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अवस्थी एंड माहेश्वरी एक किताब आती है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। अ, बीए के लेवल पर पुखराज जैन की एक किताब आती है, चाहे तो वहाँ से भी हुँ, पढ़ा जा सकता है। फिर आते हैं यूनिट 6 पर, तो ये भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई है। प यूनिट 7 और यूनिट 7 में है इंटरनेशनल रिलेशंस, तो रिलेशंस के लिए एंड्रयू हेवुड की बुक है। ये हुँ, इंग्लिश मीडियम में है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है। तो जो थ्योरी की समझ बनाने के लिए तो मैं एंड्रयू हेवुड जो बुक है उसको बहुत ठीक मैं मानती हूँ। अगर वो नहीं है आपके पास या उसकी भाषा आपको कठिन लग रही है, तो अगेन वही कि बेनीवाल सर के नोट्स अवेलेबल है। हुँ, क्योंकि उसके बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं वो इन्हीं की सारी किताबों हुँ, से लिए हुए हैं। तो यहाँ से एमपी का जो सिलेबस है यूनिट 7 वाला वो कवर हो जाता है। फिर यूनिट 8 जो है, इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हुँ, इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो मैंने देखा है कि वो बहुत करंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस उससे आते हुँ, हैं। तो वो आप डायरेक्टली गूगल पर जाइए, सर्च करिए, जैसे आपने ब्रिक्स सर्च कर लिया, बिम्स्टेक सर्च कर लिया, सार्क, आसियान, ओपेक, इनका नाम लिखा हुआ है, डायरेक्ट सर्च कीजिए। वो पूरा स्ट्रक्चर, कितने मेंबर्स के रहे, हुँ, क्या-क्या हुँ, बॉडीज़ हैं, क्या-क्या उसका नया उसमें हुँ, ऐड हुआ है, तो वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद आते हैं यूनिट 9 और यूनिट 10। यूनिट 9 और यूनिट 10 एमपी की पॉलिटी के लिए स्पेसिफिक दिया हुआ है। अच्छा, तो इसके लिए साहित्य भवन पब्लिकेशन की जो एक किताब है हरीश खत्री की, हुँ, चाहे तो वो उठा सकते हैं, हालाँकि उसमें जो फैक्ट्स है वो अपडेटेड नहीं है। तो यही एग्ज़ामपीडिया एक किताब है, एग्ज़ामपीडिया से आप पढ़ सकते हैं, इसमें फैक्ट्स अपडेटेड हैं। ये एमपी की जो पॉलिटी है, ये जो दोनों यूनिट है वो यहाँ से कवर हो जाती है। हमने आपके रेफ़रेंस के लिए सारी बुक्स को भी यहाँ रख दिया है, आप ज़ूम करके भी देख सकते हैं। जो भी बुक्स का नाम दीदी ने लिया है, तो वो सारी बुक्स यहाँ पे रखी हुई हैं। तो अगर आपको डाउट हो रहा हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, देखना हो तो आप ज़ूम आउट करके वीडियो में वो भी चेक आउट कर सकते हैं। तो दीदी ने बहुत ही डिटेल में बताया पूरा, यूनिट वाइज़ बताया कि एक-एक यूनिट से पूरा 10 यूनिट है टोटल। पूरे एक-एक यूनिट में हमने समझा कि क्या-क्या उन्होंने रिसोर्स जो है रेफ़र किए थे। तो आप भी उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यही सारी जो बुक्स हैं, जो हम ग्रेजुएशन से पढ़ते आते हैं, वही सारी बुक्स हैं, उन्हीं को आपको रेफ़र करना है।
रिसोर्सेज़ आपको कम रखने हैं, लेकिन उनको आपको बेहतर तरीके से बार-बार पढ़ना है ताकि आपका पूरा कांसेप्ट क्लियर हो जाए। दीदी, क्या आपने कोई यूट्यूब चैनल भी रेफ़र किया था इसके लिए? यूट्यूब चैनल तो वही प्रज्ञा जो हम लोग शुरू से जिनसे पढ़ते आ रहे हैं, जैसे एडू सीकर एक हुँ, अच्छा चैनल है, हुँ, हुँ। एडू सार करके है, सार कॉन्सेप्ट का हाँ, एक अच्छा चैनल है, पॉल पॉलिटिकल साइंस साइंस हेल्प। पॉल साइंस हेल्प एक बहुत अच्छा हुँ, चैनल है। तो नेट सेट के भी टाइम पर हम पढ़ते हुए आए थे और अभी भी ये एमसीक्यू सॉल्व बहुत अच्छे से करवाते हैं। हुँ, मतलब हुँ। जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो तो उनके लिए तो ये इन यूट्यूब चैनल से काफी हाँ। मदद हो जाती थी। हाँ, क्योंकि एग्ज़ाम ये ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना होगा। तो दीदी, क्या आपने कोई अलग तरीके से इसकी प्रिपरेशन ऑब्जेक्टिव जो क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न ऑब्जेक्टिव है, तो उसको कैसे ध्यान में रखते हुए हम इसकी तैयारी करें? आपने खुद के नोट्स भी बनाए होंगे, तो नोट्स कैसे बनाने हैं, इसको लेके भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो उसके बारे में भी आप बता दीजिए। ऑब्जेक्टिव एग्जाम जब होती है तो वाकई में उसके नोट्स बनाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, हुँ, क्योंकि अ, बहुत सारा सिलेबस है और फिर उसको कवर करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नोट्स ना बनाएं, नोट्स बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए। सबसे पहले तो क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग हो गई है, तो ये एक बात हमारे ध्यान में रहे कि चाहे हुँ, हम कम पढ़े लेकिन वो हमें याद रहे, हुँ, क्योंकि अब तुक्के लगाने वाली जो चीजें हैं वो काम नहीं आएंगी। और जो दूसरा क्वेश्चन कि नोट्स कैसे बनाएं, तो नोट्स का जैसे मैं अपना एक एग्जांपल आपको देती हूँ। ये सारे मेरे शॉर्ट नोट्स ही है जो काफ़ी पुराने भी है, हमेशा से मैं उसमें अपडेट करती रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एमपी की पॉलिटी में एक क्वेश्चन आता है गवर्नर वाला। अब गवर्नर के जो गवर्नर में पढ़ने को बहुत कुछ है, क्योंकि वो हाँ, आप लक्ष्मीकांत से भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप परीक्षा धाम उठाएँगे कि कौन से पुराने गवर्नर रहे हैं, क्या उनकी क्रोनोलॉजी है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आप जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो 2 पेज में आप उसको समेटने की कोशिश कीजिए। वो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप 2-2 पेज के नोट्स बनाते चलेंगे, तो लास्ट में जब आपको एग्ज़ाम के 2 महीने पहले या हुँ, 1 महीने पहले जब आप रिवीज़न शुरू करें, तो फिर दोबारा से आपको किताबें न पढ़ने नहीं की ज़रूरत खोलनी ना पड़ेगी। पड़े। तो ये एक है, जैसे ये मैंने बनाए हैं गवर्नर के लिए, तो गवर्नर की क्या-क्या पावर्स होती है, क्या उसमें आ सकता है। उसके बाद फिर एमपी स्पेसिफिक उससे जुड़ा हुआ, तो कोशिश करें कि ऐसे शॉर्ट नोट्स हम 2 पेज में कवर कर लें। हालाँकि मुझे ऐसा लगता है कि जो नोट्स है वो सब लोग अपनी-अपनी, हर एक एस्पिरेंट की हाँ, अपनी-अपनी नीड के हिसाब से, स्पेसिफिक नीड जो हो उसके हिसाब से बनाए जाना चाहिए। इसके अलावा जब नोट्स ही प्रिपेयर करने की बात आती है, तो जैसे हर एक चीज़ के नोट्स बनाने की ज़रूरत है भी नहीं। मैं ये वाली बुक मैंने इसलिए उठाई हुई है क्योंकि पॉलिटिकल थिंकर जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हुँ, हैं, उसके लिए मैंने अगेन राजेश मिश्रा पढ़ना शुरू करी। लेकिन मैंने उसमें एक चीज़ ये ऐड कर दी कि ये जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे थे, अब हुँ, उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप उसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माओ को हम हमेशा पढ़ते हुँ, आ रहे हैं, तो माओ जैसे मैंने राजेश मिश्रा से पढ़ा, उसके अलावा और कहीं से मैंने पढ़ा है, तो कुछ मैंने उसी में ऐसे जो शॉर्ट नोट्स है, स्टिकी नोट्स है, वो हुँ, चिपका दिए। जो भी इन्फॉर्मेशन है, आप एक जगह गैदर करके रखें। हुँ। ये ना हो कि रिवीज़न के टाइम पर फिर अगेन ढूँढ रहे हम हैं, सारी बुक्स पलट रहे वही हैं। 4 किताबें उठा रहे हुँ, हैं और फिर वही पेज पलट रहे हैं, तो हुँ। वो वाली चीज़ें ना हो। जी, दीदी। तो कुल मिला के आपको अपने शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करके रखने हैं, क्योंकि एंड टाइम में रहता है कि इतना समय नहीं बचता हमारे पास कि हम सारी बुक्स को बार-बार पलट के देख पाएँ। तो हमारे पास शॉर्ट नोट्स रहेंगे और उनको हम पहले से ही अगर तैयार करके रखेंगे, तो एंड मोमेंट पे वो हमारे रिवीजन के लिए काम आएँगे। और जो हम डेली या वीकली भी अगर आप रिवाइज़ करते हैं, तो उसमें वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेंगे। तो आपने सारे रिसोर्सेज़ को समझ लिया। आपने समझ लिया कि आपको कौन-कौन सी बुक्स को रेफ़र करना है। दीदी ने एक-एक यूनिट से आपको 2-2 3-3 ऑप्शंस भी बताए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी समझ के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप कोई-सा भी बुक रेफर उसमें कर सकते हैं। बाकी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं इसके लिए कितने घंटे की पढ़ाई करनी पड़ती होगी, कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी बुक्स देख के जब दीदी लेके आई तो मैं भी एकदम से घबरा गई थी कि अरे बाप रे! कैसे होगा ये सब? तो दीदी, क्या मतलब आपका एक टिपिकल स्टडी डे कैसा रहता था? और कितने आवर्स हमको देने होंगे इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए, उसके बारे में बताइए? ये वो क्वेश्चन है जो अभी तक मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो देखिए, जो टिपिकल डे वैसे ही जैसा सभी एस्पिरेंट्स का होता है, सुबह उठना, अपनी सारी चीज़ों से फ्री होना, उसके बाद सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक मैं लाइब्रेरी पहुँच जाया करती थी। हुँ, अच्छा, एक चीज़ जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी, अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हैं, आपके पास आपके डे का एक प्लान होना चाहिए कि आप एक रात पहले सोने से पहले ये हुँ, डिसाइड कर लीजिए
कि अगले दिन आपको क्या पढ़ना है। और जब अगला दिन शुरू हो आपके पास, क्योंकि आपके पास वो एक प्लान होता है, तो आप आपका जो पूरा डे है हुँ। वो उसी प्लान के अकॉर्डिंग रहता है। फिर ये जो क्वेश्चन है कि कितने घंटे मैं पढ़ती थी, मुझे अब भी ऐसा लगता है कि ये प्रश्न ये होना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी कैसे रहे, मतलब हम हाँ। आवर्स के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस ना करें, क्योंकि सभी एस्पिरेंट ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर दिन 10 घंटे या 15 घंटे की पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं या 5 हुँ। घंटे के लिए भी लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, तो इस बात पर ध्यान दिया जाए कि क्या वो 5 घंटे प्रोडक्टिव रहे हैं? क्या वो जो 5 आवर्स में आपने जितना सिलेबस कवर किया है, जो आपकी स्ट्रैटेजी रही है कि आज मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ूँगा, जो मैं रिवाइज़ करूँगा और मैं उसमें कुछ एमपी का भी हिस्सा पढ़ लूँगा, कुछ पॉलिटिकल साइंस का भी हुँ। पढ़ूँ, वो हुआ है या नहीं हुआ है? जो टारगेट आपने 1 दिन के लिए सेट किया है, वो वो हुआ है या कंप्लीट नहीं होना हुआ चाहिए। है? हुँ। उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस होना हुँ। चाहिए। क्योंकि फिर ये तो अपनी-अपनी नीड के अकॉर्डिंग है। जिन लोगों ने हुँ। 2022 और 24 की प्रिपरेशन की होगी, अब वो लोग सिर्फ रिवाइज़ कर रहे होंगे। कुछ हुँ। नए एस्पिरेंट्स होंगे, जो पुराने शुरू से शुरू कर रहे होंगे, बेसिक बुक्स के साथ शुरू कर रहे होंगे। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट। हाँ, तो कुल मिला के हमको पहले 1 दिन पहले ही पूरा अपना अगले दिन का टारगेट सेट करके रखना है और उस टारगेट को कंप्लीट करने पे फ़ोकस करना है, ना कि घंटे हमको देखने हैं कि हमारा कितना घंटा हुआ है। हाँ, प्रोडक्टिव रहे, कम घंटे रहें आपके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका प्रोडक्टिविटी आप देखिए, उस पे ज़्यादा फ़ोकस करिए और टारगेट्स को आप कंप्लीट करने पे फ़ोकस रखिए। इस तरीके से बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में जो है पूरा कवर हो जाएगी सारी चीज़ें। तो दीदी कितना मतलब कितने मंथ आपको इसको पूरा कवर करने में लगे? अगर इस चीज़ पे हम थोड़ा देखें तो उसके बारे में आप बताइए कि कितने महीने में हम इसको पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं? अ, मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने इस प्रिपरेशन के लिए मोर देन इनफ है। हुँ। क्योंकि पर्सनली जो मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन शुरू की थी, वो मई से शुरू की थी। तो मई, जून और जुलाई, उस वक़्त 4 अगस्त को एग्ज़ाम हो गया था, तो मैं हुँ। 3 महीने में अपनी प्रिपरेशन कर चुकी थी। हुँ। क्योंकि उस मेरे साथ ये एक पर्क रहा कि क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस पहले भी पढ़ चुकी थी और उस हाँ। तरीके से उसके पहले मैं पढ़ा भी रही थी कॉलेज में। हुँ। तो मुझे बहुत रिवाइज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत शुरू से पढ़ने की जो ज़रूरत थी, वो नहीं थी। हुँ। तो 6 मंथ्स इनफ है प्रिपरेशन के लिए। जी। तो दीदी सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है हम सब स्टूडेंट्स की लाइफ में वो रहता है कंसिस्टेंसी का। हम 2 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन पढ़ते हैं लेकिन फिर चौथे दिन मोटिवेशन चला जाता है। तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना, उसका आपका क्या सीक्रेट था? आपने कैसे कंसिस्टेंसी अपने मेंटेन किया? कंसिस्टेंसी का तो कोई ऐसा ख़ास सीक्रेट मैजिक जैसा कुछ नहीं रहा है। पर बाकी सारे एस्पिरेंट की तरह मैं भी, कुछ दिन होते हैं जो आप बहुत ऐसे मोटिवेटेड होकर पढ़ते हैं, कुछ दिन होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ सेल्फ डाउट्स में निकल जाते हैं, जहाँ कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लो कॉन जो कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि हम लो कॉन्फिडेंट होते हैं। और वो कॉन्फिडेंस लो इसलिए होता है क्योंकि हम इनएक्टिव हो जाते हैं, या वो उस जो जैसे इसके पहले मैंने कहा कि प्रोडक्टिविटी फॉर एग्जांपल आपने हुँ। कुछ एक टारगेट तय किया था 1 दिन के लिए, हुँ। और अगर वो 4 दिन में भी नहीं हुआ है, तो फिर वो सेल्फ डाउट आने लगते हैं हुँ। कि होगा कि नहीं होगा, कंप्लीट होगा कि नहीं, प्रिपरेशन सही चल रही है कि नहीं चल रही है। तो अगर हम वो सेल्फ डाउट से बच जाए तो कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तो हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे तो फिर वो कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। ब्रेक नहीं हुँ। होगी। हाँ, जब टारगेट्स कंप्लीट करेंगे हम डेली तो हमको भी एक मोटिवेशन उससे मिलेगा। हाँ, वो तो हम अपने आप ही फिर उस चीज़ में लगे रहेंगे, हाँ, वो ये है। प्रोडक्टिव डे का जो लास्ट में हुँ। डे के एंड में जो सैटिस्फैक्शन मिलता है ना, हुँ। वो अपने आप में आपको मोटिवेट करता है और सारी चीज़ें मोटिवेट नहीं करती है, क्योंकि आप किसी भी एस्पिरेंट को सुन लीजिए, कोई भी जोश टॉक देख लीजिए, आप 2 दिन हाँ। मोटिवेट रहेंगे, तीसरे दिन फिर वो सेल्फ डाउट आने लगते हुँ। हैं। तो वो हर दिन का मोटिवेशन आपके पास होना चाहिए, और वो हर दिन मोटिवेट होने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप प्रोडक्टिव रहें। हुँ। जी, बहुत सही बताया दीदी ने कि टारगेट्स हम पूरा करेंगे, प्रोडक्टिविटी हमारी अच्छी रहेगी, तो हम खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन बहुत ज़्यादा नहीं टिकता है। जो हम अंदर से इंस्पायर्ड रहते हैं, हमको कुछ करना होता है, तो ऑटोमैटिकली हम जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं। बाकी दीदी अगर मैं पूछूँ आपसे कि पूरी जर्नी के दौरान कोई एक ऐसा इंसिडेंट जिसको आप कभी नहीं भूलेंगी, तो वो ऐसा कोई इंसिडेंट क्या रहा है? ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स रहे हैं, पर
जो इंसिडेंट मैं मेंशन करना चाहूँगी वो ये कि ये मेरे इंटरव्यू डे वाले दिन से जुड़ा हुआ है। तो इंटरव्यू डे के दिन जब मैं मेरे साथ मेरी सिस्टर थी, तो मैं और दीदी बैठे और वो आखिरी बार होता है कि जब आपको जाना होता है तो पापा को फ़ोन लगाया हुँ, और मुझे लगा कि मैं पापा को फ़ोन लगाऊँगी और मैं खुद से ये कहूँगी कि मैं बिल्कुल नहीं डरी हुई हूँ और मैं हुँ। जा रही हूँ, ये सब। पर मैं इतना कुछ कह ही नहीं पाई, वो बहुत इमोशनल मेरे लिए एक मोमेंट था और मैं मैं रो रही थी उस वक़्त। हुँ, तो वो एक इंसिडेंट है। उसके बाद जब सिलेक्शन हो गया, मैं वापस आई। जब मुझे घर पहुँचना था, तो मेरे लिए एक सरप्राइज़ पार्टी घर पे हाँ, प्लान की हुई थी, हुँ, फैमिली ने ही। तो जब घर के गेट के अंदर एंटर हुई और वो आखिरी में केक कटिंग के बाद जब मैं हुँ। अपनी सिस्टर से मिली, तो वो एक मोमेंट था जो मैं कभी नहीं भूलूँगी। दीदी अगर इंटरव्यू के एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था इंटरव्यू का? और क्या आपने कोई मॉक इंटरव्यू भी दिया था जाने से पहले? किस तरीके से आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी? इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए हाँ, मैंने मॉक्स दिए हुए थे और मुझे ऐसा लगता है कि जो मॉक है वो आपकी काफ़ी कुछ मदद कर देते हैं। हुँ, हालाँकि बहुत ज़्यादा जो मॉक का जो माहौल रहता है उससे बहुत अलग माहौल होता है प्रज्ञा। मतलब ऐसा हुँ। है कि अभी तक जितनी रील्स आप लोगों ने देखी हाँ, होगी, यूट्यूब मॉक में हमने देखा वीडियोज़, होता है कि मॉक पूरा एक वो टेरर क्रिएट हाँ, हो जाता है, भय का बिल्कुल वातावरण बना होता है, ऐसा होता नहीं है। अच्छा। अंदर आप जब जाते हैं, आपको बहुत सहज महसूस करवाया जाता है हुँ, और जब आप कंफर्टेबल होते हैं, तभी फिर वो आपसे क्वेश्चन्स करना शुरू होते हैं। मेरा जो इंटरव्यू था, वो बहुत फैक्चुअल नहीं रहा, बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन्स उसमें थे और हुँ, बहुत बैलेंस्ड इंटरव्यू रहा है। उसमें एमपी के बारे में जो पूछा जाना चाहिए था, वो भी पूछा गया है। पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन रहे। मेरी पीएचडी जो टॉपिक है, उससे क्वेश्चन उसमें रहा। रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन्स भी उसमें थे। तो हुँ, ओवरऑल मेरा जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा रहा और ये रही बात कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, तो मैं ये कहूँगी कि एक बार जब आपका रिज़ल्ट आ जाए, तो उसके बाद आप पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप करंट अफ़ेयर से हुँ, अपडेट रहिए क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में ये भी चीज़ रही कि जो सुबह के न्यूज़पेपर में जो चीज़ें हैं, वो भी पूछ हुँ, ली गई है। हालाँकि अच्छा, मुझसे नहीं पूछी गई थी लेकिन हाँ, अ, कुछ कुछ और ए कुछ जो और एस्पिरेंट रहे उनके एक्सपीरियंस पे हमने ये देखा कि जो आज का ही न्यूज़पेपर है उससे हुँ, क्वेश्चंस हुँ, पूछ लिए हुँ, गए हैं। और इंटरव्यू एक वही है कि वो प्याज के छिलकों की तरह है कि आप छिलते जाइए आप मतलब हाँ, आप कुछ एक उत्तर जो देंगे, जवाब उसमें से उसी कुछ में एक से कीवर्ड निकल कर आएगा और फिर वो उसी से पूछेंगे। हालाँकि हुँ, कुछ बार ऐसा नहीं भी चलता है। हुँ, हुँ, कई बार वो कीवर्ड्स काम नहीं आते हैं। शायद हो सकता है कि ऐसी स्ट्रैटेजी क्योंकि बाहर पता चल गई है, मार्केट में आ गई है तो अब हाँ, आयोग ऐसा भी अपडेट हो रहा है हुँ, अपने आप को हुँ, और वो इस तरीके से नहीं पूछ रहा है। पर ख़ैर मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू की अगर सही तरीके से प्रिपरेशन की जाए, एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसको आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। पर्सनल हुँ, इन्फॉर्मेशन में जितने वर्ड्स आते हैं, आपको उनके बारे में मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो आपकी एकेडमिक जर्नी है, एकेडमिक जर्नी से क्वेश्चन्स किए हुँ, जा सकते हैं। अ, बहुत मतलब जब इंटरव्यू का डिटेल्ड हम डिस्कशन करेंगे तब इसके हाँ, बारे में और बात की जा सकती है। जी दीदी। दीदी लास्ट में आप सारे एस्पिरेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं, उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं बस यही कहूँगी कि आत्मविश्वास मत खोइए। अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखिए। जैसे मेहनत कर रहे हैं वैसे मेहनत करते रहिए, हो जाएगा। थैंक यू सो मच दीदी। दीदी ने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा सब कुछ यूनिट बाय यूनिट स्ट्रैटेजी बताया। दोनों पेपर्स का दीदी ने स्ट्रैटेजी बताया और सारी हमने उनकी स्टोरी जानी शुरू से लेके एंड तक। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग।